हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं दोस्त इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत बेहतरीन सीरीज, जिसका नाम मैंने रखा है इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखो, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपको टोटल 10 लेक्चर डिलीवर करूंगा। 10 लेक्चर मेरे पास से आप लोगों के पास डिलीवर होंगे, जिसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस आ जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन हैं तो उसे कैसे याद करें। तो इन्हीं वीडियोस में आपको कुछ ट्रिक और टेक्निक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको सारी रिएक्शंस कैसे याद करनी है। इन वीडियो में सब कवर हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में सवाल किसी भी इंट्रेंस में आप बैठ रहे हो, एडवांस में बैठ रहे हो या मेंस में बैठ रहे हो, जितना भी आएगा सब इन्हीं लेक्चर से आएगा। और कुछ लेक्चर और भी हैं रिएक्शन के अलावा इसके अंदर, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो फेवरेट टॉपिक है भाई, जहाँ से हर साल रिसेंटली जेई मेन एएमयू बीटेक सब इन सवालों को पूछता है। तो वो सारे टॉपिक मैंने आइसोलेट कर करके, जैसे कोई टॉपिक ब्लॉक केमिस्ट्री का, तो मैंने ब्लॉक केमिस्ट्री से निकाल के आइसोलेट करके इस सीरीज के अंदर रखा है। और आपने बिल्कुल कभी भी नहीं पढ़ा तो जीरो से पढ़ाऊंगा, आपको हर टॉपिक समझ में आएगा। और जबकि इनको पढ़ने के बाद फिर आप फर्दर ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको डिटेल में पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री दोस्त क्या होगा समझ में आएगा। सबसे बढ़िया फायदा आपका ये होने वाला है कि जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक होगे तो ये सारे के सारे सब टॉपिक हैं जो मैंने ऐसे स्टार्ट करें कि पहले कभी किसी ने नहीं पढ़े, तो अब बच्चे को हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब उसको सब समझ में आएगा। फिर अब ये टॉपिक मेन केमिस्ट्री के साथ में जब लिंक होंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें आपकी कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन आ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा सारी रिएक्शन आ जाएंगी, पर वो रिएक्शन जिनकी मोस्ट डिमांड है भाई, जो एग्जाम में रिसेंटली बार बार पूछी जा रही है, या जिन पे मुझे डाउट है कि ये आ सकती हैं, वो सब मैंने इसके अंदर कवर करी है। साथ के साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी इसके अंदर मैंने क्या कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं। और अगर मैं इन सारे लेक्चर्स को ऐड करूं तो अप्रोक्सीमेटली 10 लेक्चर्स के आसपास ये टोटल लेक्चर बैठेंगे। तो पूरी सीरीज रखूंगा मैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से। ये पूरी आपकी सीरीज रहेगी जिसके अंदर आपके 10 लेक्चर रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे दोस्त। अगर आप लोग अभी जेई मेन का जनवरी वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हो केमिस्ट्री का, तो ये लेक्चर आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि पहले से ही केमिस्ट्री में दोस्त बहुत सारा सिलेबस क्या हो चुका है, ऑलरेडी दोस्त रिड्यूस हो चुका है। ठीक, तो सब लोगों को क्लियर है भाई क्या स्टार्ट हो रहा है आज, बताओ मुझे। ठीक है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ये क्या करता है, ये बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। मैं जनरली देखता हूँ बच्चे को बहुत डाउट होता है कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो कैसे। तो पहले तो आप पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ो, जैसे मैंने अपने बैच में पहले पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई, फिर मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया। और अब चूंकि मुझे ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए, ब्लॉक केमिस्ट्री ना स्टार्ट करके आप लोग ये सोचो मैं 10 लेक्चर आपको केवल इस नाम से डिलीवर कर रहा हूँ, किस लिए कि तब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने जाओ, मेटलर्जी पढ़ने जाओ, आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने जाओ, तो आपको ये महसूस ना हो कि मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, बल्कि आपको ऐसा लगे कि अब तो मुझे सब आता है। तो उसी के बेसिस पर ये 10 के 10 लेक्चर दोस्त मैंने क्या करें, डिज़ाइन करें। तो आज स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। सबसे पहले डालते हैं, क्योंकि नाम ही है इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, तो सबसे पहले ही हम स्टार्ट करते हैं इसमें। आज इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, तो नोट करते हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि हमको पूरी केमिस्ट्री की रिएक्शन कितने पार्ट में पढ़नी है। तो हम हेडिंग लगा के रखते हैं सबसे पहला, टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले क्या स्टार्ट करके रखते हैं हम लोग, टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन। अब आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, एक एक करके नाम बताओ मुझे जो आपने 9th और 10th क्लास के सिलेबस में देखी हैं। हाँ, जैसे मैं आप, या बिल्कुल सही, एडिशन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। एक बच्चे की मुझे अभी आवाज आई, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड देन, बोलो, डिकम्पोजिशन। ओके, डिकम्पोजिशन, एंड देन, एंड देन
बोलो। एसिड बेस रिएक्शन जिसका नाम मैंने आपको बताया था 10th लेवल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, ये भी एक कॉमन रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ते हैं। मतलब इस तरीके के बहुत सारे नामांकरण हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के ही अंदर आती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब एक्चुअल में हमको अपनी 12th लेवल 11 12th की सारी रिएक्शंस को जो कवर करना है वो 5 टाइप की रिएक्शंस में कवर करना है। हमको ये सारी रिएक्शन कितने टाइप में कवर करना है दोस्त? हमको 5 टाइप में ये सारी की सारी रिएक्शंस दोस्त क्या करनी है? कवर करनी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने इसमें टॉपिक जिसका नाम हम लोग रखेंगे आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज रिएक्शन। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, जिसको हमने यहां पे एक नाम दिया वाटर एडिशन रिएक्शन। ठीक, तीसरे नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजर। गौर से सुनना, ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस्ड रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे बेस्ड बहुत सारे रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज, देन वाटर एडिशन, और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस्ड रिएक्शन। चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में जाते जाते फाइनली 5th नंबर पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? वो रिएक्शन जिनमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसी में वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं या कैसे बनते हैं एग्जैक्टली exactly। तो वो भी हम किस में पढ़ेंगे? 5th नंबर पे पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में। मेन हमारे लिए ये चार होंगे। अब ये सारी रिएक्शन जो भी आप पढ़ रहे हो वो सब इनके अंदर आ जाएंगे। टोटल किसके अंदर आ जाएंगे दोस्त? इन 5 रिएक्शन में हमको ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी मेन और कोर रिएक्शन है वो सब इन्हीं में ला ला के पढ़नी है। ठीक है, अब इनमें कैसे अरेंज किया है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये वो रिएक्शन है दोस्त जिनको आप कब पढ़ते हो? 9th और 10th क्लास में। ठीक है, नहीं 9th और 10th क्लास में इन्हीं के नामांकन कर देते हैं बहुत सारे। ठीक, अब हम अपने इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज का पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक, बहुत गौर से सुनना, ये हमारा पहला टॉपिक है जिसका हमने नाम रखा है टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब इसमें हमें इनऑर्गेनिक की क्या पढ़नी है? सारी की सारी रिएक्शन। ये 5 टाइप की रिएक्शंस में हमको सारी रिएक्शन को क्या करना है? कवर अप करना है। तो हमको डिटेल में पढ़नी है ये पांचों की पांचों रिएक्शन। पहला स्टार्ट करते हैं। याद रखना ये पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1। क्या है दोस्त? ये टॉपिक नंबर 1, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। टॉपिक 1 जिसमें रिएक्शन डील करेंगे हम लोग। चलिए, सबसे पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग जिसका हमने नाम रखा आयन एक्सचेंज रिएक्शन। जिसका हमने नाम रखा दोस्त आयन एक्सचेंज रिएक्शन। अब आयन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है? गौर से देखना, मेरे पास में दो अलग अलग कंपाउंड है। मेरे पास में दो अलग अलग कंपाउंड है। सपोज दैट मेरे पास में एक कंपाउंड है AB, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं दूसरे कंपाउंड XY से, और फिर मैं सोच रहा हूं प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत गौर से सुनना, एक कंपाउंड है मेरे पास AB जो A और B मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, दूसरा कंपाउंड है X और Y मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। मैं इन दोनों की रिएक्शन करा रहा हूं, क्योंकि मैंने रिएक्शन का नाम क्या रखा है? आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये जो भी कंपाउंड है पहले के, मेरा काम है कि इनको आयंस में तोड़ना। अब ये A और B है तो जनरली इस पे क्या आएगा? प्लस, और इस पे क्या आएगा? माइनस। ऐसा हमने मतलब बना रखा है। जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या कंपाउंड को राइट करते हैं, तो आप लोग गौर से देखो, हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं, हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि जो राइट हैंड साइड पर हम जो पार्ट लिखे मॉलिक्यूल का वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट हो। आप कभी भी कोई मॉलिक्यूल उठा के देखो, सपोज दैट आपने कहा HCl, तो आपने ClH क्यों नहीं लिखा इसे?
वो भी तो यही बात है। तो हमने ऐसा रूल बना रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हम उसको कहाँ रखेंगे, राइट पे। इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को रखा राइट पे, तो हाइड्रोजन कहाँ आ गया, लेफ्ट पे। अब कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो, जैसे मैं लिखता हूँ LiOH, तो आपको पता है नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, ये। तो ये एक रूल है। इस हिसाब से अगर रूल है तो मुझे पता है जो लेफ्ट हैंड में है वो प्लस वाला पार्ट है और जो राइट हैंड में वो माइनस वाला पार्ट है। तो सपोज दैट अगर मैं इनको आइंस में तोड़ता हूँ, अभी केवल एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसको तोड़ा मैंने A प्लस B माइनस में। अगर मैं बेटा एक्स और वाई को तोड़ने आता तो ऐसे ही मैं इसको तोड़ता, ऐसे ही मैं इसको तोड़ता, और इसको किस तरीके से तोड़ता, एक्स प्लस और वाई माइनस में। अब आयन एक्सचेंज रिएक्शन क्या कहती है कि अगर ये रिएक्शन आयन एक्सचेंज रिएक्शन है तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ में जाएगा, है कि नहीं, और इसका माइनस बेटा इसके प्लस के साथ में जाएगा। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे उधर अगर ये ऐसे जाएंगे तो, बोलो। ए वाई, वेरी गुड, ए वाई एंड प्लस प्लस का एक्स बी, ठीक। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, क्या यही प्रोडक्ट बनेगा, बताओ मुझे। इसका मतलब इस प्रोडक्ट में ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, ये प्रोडक्ट बन गया। अब मेरा बच्चे से सवाल है कि ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट पहले ए बी और एक्स वाई थे, जो मेरे रिएक्टेंट पार्टिकल थे ए बी और एक्स वाई, आपस में आयन एक्सचेंज करके उन्होंने ये फर्दर नए कंपाउंड बना लिए। अब ये रिएक्शन मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखा दी। अब दोबारा से भी तो ऐसा हो सकता है फिर दोबारा से आयन एक्सचेंज कर लें, बोलो। अगर ये दोबारा से आयन एक्सचेंज कर लें फिर क्या होगा भाई, पता चला इन्होंने तो दोबारा से आयन एक्सचेंज कर लिए, तो पता चला ये जो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी अभी अभी, गौर से देखो, क्या वो फिर, अभी तो मैं इसे फॉरवर्ड अज्यूम कर रहा था, क्या ये फिर दोबारा से बैकवर्ड हो गई, बोलो। ये तो बैकवर्ड हो गई, दोबारा से क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई। मैं अज्यूम कर रहा था आयन एक्सचेंज में कि ये फॉरवर्ड जाए, तो आयन एक्सचेंज में फॉरवर्ड भी जा रही है, पर प्रोबेबिलिटी है कि ये बैकवर्ड भी तो जा सकती है। जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, क्या ये वैसे ही बैकवर्ड में भी तो आ सकती है, बोलो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बैकवर्ड में भी आ सकती है, ऑब्वियस सी बात है भैया कि ये बैकवर्ड में भी आ सकती है। अब बहुत गौर से सुनना, मैं ये चाहता हूं कि ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के क्या क्या पॉइंट हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं, तब मैं ये कहूंगा कि ये रिएक्शन अब बैकवर्ड शिफ्ट नहीं करेगी, ये केवल फॉरवर्ड ही शिफ्ट करेगी। बहुत गौर से देखना, तब मैं ये कहूंगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड शिफ्ट नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मुझे यहाँ कंसीडर करने हैं, तो 3 फैक्टर बताए इन्होंने। कहा कि ये रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होगी अगर आयन एक्सचेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आयन एक्सचेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उस प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बिल्कुल कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्या बन रहा है दोस्त, वाटर फॉर्म हो रहा है, कहाँ, प्रोडक्ट में, पता चला प्रोडक्ट में गैस फॉर्म हो रही है, प्रोडक्ट के अंदर क्या बन रहा है, मेरे गैसियस मॉलिक्यूल बन रहे हैं, गैस फॉर्म हो रही है प्रोडक्ट के अंदर, तब भी मेरा क्या होगा, रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरा प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेशन मॉलिक्यूल बन रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, तब भी ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अदरवाइज ये रिएक्शन बैकवर्ड में भी उतनी ही रफ्तार से जाएगी जितनी रफ्तार से फॉरवर्ड में आ रही है। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन अगर मैं कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अच्छी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसका मतलब उसमें 3 चीज़ हो रही होंगी, या तो वाटर फॉर्म हो रहा होगा, या गैस निकल रही होगी, या फिर बेटा प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन पीपीटी फॉर्म हो रही है। आपने देखा है अगर मैंने सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन कराई, तो आपने देखा होगा रिएक्शन कर करके कुछ वाइट वाइट सा सॉलिड नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, इसी को तो कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, अरे प्रेसिपिटेशन क्या है, स्टेबल, तो अगर फॉर्म हो गया तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगा,
है कि नहीं। तो इसीलिए कि चाहे तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा हो, चाहे गैसेस निकल रही हो, या वाटर फॉर्म हो रहा हो, अगर ये तीनों कंडीशन हो रही है तो वो बैकवर्ड नहीं जाना चाहते, इसलिए फिर वो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं होगी। और जब फॉरवर्ड होगी तो आप गौर से देखो, क्या आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो गई? बोलो। ठीक। मैं भी। किसको? डिनोट वगैरह नहीं, उसके नीचे लिख दे। इसके इसके उसके उसके नीचे लिख देते, एरो नीचे बना देते हैं कि भाई सेटल डाउन हो गई है, ठीक है नहीं। और लिख भी देते हैं ब्रैकेट में सॉलिड, सॉलिड लिख देते हैं, या पीपीटी ही लिख देते हैं कि पीपीटी फॉर्म हो गई। अब मुद्दा होता है कौन कौन ये रिएक्शन शो करेगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन कौन कौन शो करेगा। तो गौर से देखना, मैं कुछ एग्जांपल सेट करता हूँ आप लोगों के सामने। मुद्दा हुआ कि ये देगा कौन, तो मैंने कहा एक छोटा सा एग्जांपल सेट करो। मैंने एग्जांपल में कहा कि भाई HCl की रिएक्शन NaOH के साथ में कराइए, है कि नहीं। बहुत बेसिक रिएक्शन मैंने कराई है, और यही करती है। जब मैंने कराया तो मैंने देखा ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस में, ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, है कि नहीं। इसका मतलब H प्लस OH के साथ में जाएगा तो क्या बना देगा? वाटर। और NaCl के साथ में जाएगा तो क्या बना देगा? NaCl, है कि नहीं। आप गौर से देखो क्या बन गया, वाटर बन गया प्रोडक्ट में आयन एक्सचेंज। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब दुनिया की जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी एसिड और बेस रिएक्शन है, क्या वो सब की सब आयन एक्सचेंज रिएक्शन है? गौर से देखो, जब मैंने एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन वाली, मतलब जितनी भी दुनिया की एसिड और बेस रिएक्शन है, जितने भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे, वो मेरी पहले नंबर की रिएक्शन में आ गए, जिसका नाम मैंने क्या रखा दोस्त? आयन एक्सचेंज रिएक्शन। बोलो जल्दी से, एसिड और बेस। अब मुद्दा ये है कि मुझे एक बार सारे एसिड का आइडिया हो जाए और मुझे एक बार सारे बेस का आइडिया हो जाए, है कि नहीं। मुझे पता चल जाए कौन कौन से एसिड हैं और कौन कौन से बेस हैं जो मेन है मेरे यार, जो मुझको पढ़ने हैं। तो अगली रिसर्च आपको इसी बात पे करनी है कि भाई एसिड कौन कौन है और बेस कौन कौन है कि नहीं। अब एसिड को समझाने के लिए, एसिड क्या होता है, कितने साइंटिस्ट पिक्चर में आए? बोलो। हाँ, पहला साइंटिस्ट था आपका आरहेनियस, बोलो। दूसरा था ब्रॉन्स्टेड, फिर तीसरा था आपका लुइस। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, गौर से देखना। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड के बारे में अलग 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 डेफिनेशन दी। जैसे अगर किसी 9th या 10th क्लास के बच्चे से पूछो कि भाई एसिड क्या होता है, तो वो कहेगा वो कंपाउंड जो H प्लस देते हैं, है कि नहीं। वो कंपाउंड जो H प्लस डोनेट करते हैं। अरे बोलो, यही तो है इसके हिसाब से। आरहेनियस के हिसाब से एसिड क्या है? बोलो। कंपाउंड, एग्जैक्टली, विच डोनेट H प्लस। इसके हिसाब से जो H प्लस देते हैं वो कंपाउंड क्या है मेरे? एसिड। तीन साइंटिस्ट आए। अब मुझे पता है एसिड और बेस अगर मैं मिलाऊं तो वो आयन एक्सचेंज रिएक्शन देता है, तो मैंने कहा क्यों ना एसिड और बेस पर थोड़ी सी PhD हो जाए। अब इन्होंने कहा एसिड के लिए तो भाई तीन साइंटिस्ट पिक्चर में, आरहेनियस था, ब्रॉन्स्टेड था और मेरा लुइस था। अब आरहेनियस ने कहा वो कंपाउंड जो H प्लस देते हैं वो मेरे क्या है? एसिड। और से सुनना, एसिड। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा? बोलो। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा? हाँ, क्या? बिल्कुल इसी जैसा सेम कॉन्सेप्ट था उसका, ठीक। इन्होंने, आरहेनियस ने एक बात कही कि वो कंपाउंड जो H प्लस देते हैं वो एसिड है, और वो कंपाउंड जो OH माइनस देते हैं वो क्या है मेरे? बेस। ब्रॉन्स्टेड ने थोड़ा मैटर क्लोज किया। इसने कहा वो कंपाउंड जो H प्लस देते हैं एसिड, और वो कंपाउंड जो H प्लस लेते हैं वो मेरे क्या होंगे? बेस। इसने थोड़ा सा डेफिनेशन मॉडिफाई कर दी। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी जो H प्लस देते हैं वही एसिड है भाई, है कि नहीं। जो H प्लस क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। पर इसके हिसाब से बेस बदल गया। इसने कहा बेस वो होते हैं जो H प्लस लेते हैं, है कि नहीं। जबकि आरहेनियस के हिसाब से बेस क्या था? जो OH माइनस देते थे, ठीक। कॉन्सेप्ट खत्म। आरहेनियस
और ब्रोंस्टेड का। अब तीसरा कंपाउंड आता है लुइस। लुइस ने एक अलग ही मैटर कर दिया। लुइस ने कहा वो कंपाउंड जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, गौर से लिखना। हाँ, कंपाउंड विच कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट लोन पेयर is called acid. एग्जैक्टली। अब मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, मैंने उसी टाइम कहा था कि बोरॉन के पास में 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक ऑर्बिट क्या हो जाता है दोस्त, एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है कि नहीं? बोलो। ओके 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 दोस्त, नो इश्यू, आप इंटरेक्ट करके पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब बोरॉन, अब बोरॉन गौर से सुनो, ओके कोई इशू नहीं है, आप मैनेज कर लो अपने हिसाब से। अब ये जो बोरॉन था दोस्त, इसने क्या काम किया कि ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना के 3 अपने ऑर्बिटल फिल कर लिए। एक ऑर्बिटल बोरॉन का पूरा क्या ले आता था, खाली। इसका मतलब जब हमने सर्च करी तो हमें पता चला कि बोरॉन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं और एक क्या रह जाता है, ऑर्बिटल पूरा वेकेंट। अब ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है, यही तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब बोरॉन और बोरॉन की फैमिली में ही है एल्युमिनियम। ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड देते हैं एल्युमिनियम, ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड देते हैं दोस्त, वो कैसे होते हैं, लुईस एसिड इन नेचर होते हैं। कंपाउंड ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड्स ऑफ boron and aluminium are Lewis acid in nature। ठीक है, ये चीज आप क्या कर लेना, मेरी तरफ से नोट डाउन कर लेना, ठीक। अब ये 3 डेफिनेशंस, तो ये तो डेफिनेशन हुई दोस्त एसिड की, कि एसिड क्या होता है, ठीक। अब हमने एसिड को भी कैटेगराइज किया, गौर से देखो। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एसिड को कैटेगराइज किया। हमने रखा एसिड, हमने कहा यार एसिड भी 2 टाइप के होते हैं। एसिड भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक मेरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, है कि नहीं? एक क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा क्या है दोस्त मेरा, वीक एसिड। बोलो, है कि नहीं? एक क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा क्या है दोस्त मेरा, वीक एसिड। अब हुआ कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एग्जाम्पल बता दो हमें। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है आपका HCl, HBr, हाँ HI, इसके बाद में और H2SO4, उसके HNO3, सब स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। HNO2 भी है, इसी में लिखो HNO2, इसी में लिखो H2SO3, बिल्कुल, H3PO4, ठीक है नहीं? ये सब मेरे किसके एग्जाम्पल हैं, एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं दोस्त, ये सारे एग्जाम्पल मेरे किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। ये जिन एग्जाम्पल्स को हम लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। और ऐसे और भी बहुत हो सकते हैं जिन्हें मैं भूल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब मुझे याद आ जाए तो आ जाए, HClO4, ये भी किसका एग्जाम्पल है, HClO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एसिड मेरे किसके हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हो गए। अब पहले तो एसिड की डेफिनेशन कैटेगराइज करी हम लोगों ने, 3 साइंटिस्टों ने दी, फिर हमें मेनली रिएक्शन से मतलब था दोस्त। ये वाली डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, पूछता है कभी कभी कौन सा, इनमें से कौन सा कंपाउंड लुईस एसिड है, तो ज्यादातर बोरॉन और एल्यूमिनियम के। अब हमें एसिड और बेस की रिएक्शन करानी है, तो हमें सारे एसिड और बेस का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने कहा एसिड 2 टाइप के हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग में ये है और वीक में आते हैं मेरे, वीक में कौन आता है दोस्त, वीक में आते हैं मेरे ऑर्गेनिक एसिड। वीक में कौन से आते हैं मेरे, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में भी मैं केवल 2 ही एग्जाम्पल लिखूंगा, एक तुम्हारा एसिडिक एसिड H3COOH, और एक तुम्हारा फॉर्मिक एसिड HC, एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं, 2 मेन तुम्हारे ऑर्गेनिक में वीक एसिड। जैसे आपने एसिड पढ़े दोस्त, गौर से देखो, जैसे आप लोगों ने एसिड पढ़े, क्या उसी तरीके से हमको बेस भी पढ़ने चाहिए? बोलो, क्या उसी तरीके से हमको बेस भी पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर हम वही, पहचानने का कोई तरीका नहीं है दोस्त। कोई अपने घर से किसी को एसिड और बेस नहीं कहता, सब लेबोरेटरी में टेस्ट हो गए हैं। जिनका एक्शन तगड़ा है वो सब स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में, जिनका एक्शन कम है
उनको हमने किसकी कैटेगरी में रखा है, वीक की कैटेगरी में रखा है। पहचानने का तरीका बस तो मैं एक नॉर्मली से तरीके से ये कह सकता हूँ, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो ऑलमोस्ट वीक इन नेचर होते हैं, और जितने तुम्हारे इनऑर्गेनिक हैं ये अच्छे खासे एसिड होते हैं, ठीक। और फिर भी तुम एक बार एग्जाम्पल का रिव्यू रखोगे तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि कौन मेरा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में है, ठीक है। एक बार तुम देख लोगे तो तुमको आइडिया रहेगा, बाकी कोई रूल नहीं होता। अब आते हैं तुम्हारे बेस पे। अब बेस की भी वही 3 साइंटिस्ट हैं पीछे जिन्होंने डेफिनेशन दी है। आर्हेनियस है तुम्हारा, ब्रोंस्टेड है, और तुम्हारा लुइस है कि नहीं। तीनों साइंटिस्ट हैं, आर्हेनियस, दूसरा ब्रोंस्टेड, तीसरा लुइस। लुइस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेना, जो क्या करते हैं कंपाउंड, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। एसिड क्या था, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट H प्लस आइन, जो H प्लस आइन को एक्सेप्ट करते हैं। और आर्हेनियस के अकॉर्डिंग डोनेट OH माइनस, बिल्कुल OH माइनस। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिनका अपना अपना मानना था एसिड और बेस को लेके। अब एक बार मुझे बेस के बारे में पता चला कि भाई लुइस ने तो कहा वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करें, डोनेट करें। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए जो इजीली अवेलेबल होता है वो 15th ग्रुप के एलिमेंटों के पास में होता है। 15 एग्जैक्टली 15th ग्रुप के एलिमेंटों के पास क्या होती है, ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करें, डोनेट करें। तो आप लोग जनरली देखना, जनरली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, लुइस एसिड इन नेचर, लुइस बेस इन नेचर, सॉरी। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई ये कहने लग जाए कि भैया NH3 क्या है, तो बिल्कुल NH3 के पास में दोस्त क्या है, लोन पेयर। ऐसे ही मेरे पास में PH3 है, PH3 के पास में क्या है, लोन पेयर। देने के लिए इनके पास में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड में नाइट्रोजन के पार्टिसिपेट करके बचे 2 लोन पेयर हैं। वो लोन पेयर किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इस हिसाब से ये डेफिनेशन हो गई। अब हमको क्या पढ़ना है, हमको रिएक्शंस के लिए बेस पढ़ने हैं। तो मैंने अगेन बेस को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। बेस को मैंने कितने पार्ट में कैटेगराइज किया, 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। एक को मैंने किस में रखा, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरे को दोस्त मैंने किस में रखा, वीक बेस। अब गौर से देखना, एक है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, एक है आपका वीक बेस। अब जनरली मैंने देखा जितने भी एस ब्लॉक के मेटल हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बेसिक इन नेचर होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जितने भी आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी मेटल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 1 का जैसा LiOH, NaOH, KOH, कुछ इसी तरीके से हम ग्रुप 2 के भी मतलब बना सकते हैं। BeOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, एंड देन मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस। ये सब मेरे कैसे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। कई बच्चा कह रहा था कैसे पहचानेंगे, मैंने क्या कहा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अगर हम देखें एस ब्लॉक का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो भी मेटल हैं उनके जो भी हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर। अगर ये मीटिंग अभी आपकी एंड हो जाए, ये जूम मीटिंग, तो मैं आपको फर्दर अभी एक मीटिंग का लिंक भेजूंगा, 1 मिनट के अंदर आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको मैसेज में मिल जाएगा, ठीक। या मैं इसी वीडियो के चैट बॉक्स में उस मीटिंग का लिंक, अभी अपग्रेड नहीं हुआ यार दोस्त, मैं तो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, 1 सेकंड देना, जस्ट अ मिनट। मैं आपको मैसेज में टाइप कर देता हूँ, चैट में लिंक टाइप कर देता हूँ, ठीक है, ज्वाइन कर लेना उसको। जैसे ये मीटिंग दी एंड हो उसको कॉपी करके रखो उस लिंक को। 1 मिनट देना बस मुझे, जस्ट अ मिनट। देखना मैंने मीटिंग का लिंक डाल दिया, इसे कॉपी रखना, ठीक है। बस आज आज ये दिक्कत होगी, कल से नहीं होगी।
तो मैंने कहा कि भाई एक बार मुझे पता चल गया ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसा है, मेरा बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अगर मैं वीक बेस के एग्जाम्पल लिखूं तो देखो गौर से कुछ गिने चुने एग्जाम्पल हैं। अगर आपने कभी नाम सुना हो पिरिडीन, बेंजीन रिंग में एक कार्बन हटा के क्या लगा दूं, नाइट्रोजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिरिडीन। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, पिरिडीन। एक एग्जाम्पल तो हो गया पिरिडीन का कैसा है, वीक बेस इन नेचर है। एक एग्जाम्पल है आपका एनिलीन। एनिलीन क्या होता है कि आपकी बेंजीन NH2 लगा देते हैं। अब आप लोग समझ पा रहे हो इनको हम लोग वीक बेस क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं भाई बेस की टेंडेंसी क्या है इनके हिसाब से, वो जो लॉन पेयर डोनेट करे। पर यार ये तो वो हैं जिनके लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब अब वो लॉन पेयर फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो वो कैसे नेचर का हो गया, वीक नेचर का हो गया, क्योंकि भाई अब वो इजीली क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इजीली क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे किसकी कैटेगरी में आ गए, ये सब मेरे बेस की कैटेगरी में आ गए दोस्त। बोलो, ये मेरे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का क्या तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम्म, बोलो, जल्दी बताओ। क्लियर है? अगर मुझे ये सारे एसिड और सारे बेस अगर क्लियर हैं, आप लोग गौर से देखो, क्या मैं एक एसिड को उठा के इतने सारे बेसों के साथ में रिएक्शन करा सकता हूँ, है कि नहीं? तो एक एसिड उठाया और इधर बेसों की लाइन लगी पड़ी है, मतलब मैं एक साथ 50 रिएक्शन लिख सकता हूँ या नहीं, यहाँ से ये बताओ मुझे। क्या मैं एक साथ 50 रिएक्शन लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है सब मेरी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। अगर मुझसे कोई कहता है, इफ एनीवन इज टोल्ड टू मी कि HClO4 की रिएक्शन आप NaOH से कराओ, तो क्या मैं प्रोडक्ट नहीं बता सकता? बोलो, क्या मैं प्रोडक्ट नहीं बता सकता एक बार में? जल्दी बोलो, बोलो। Na, NaCl, बहुत बहुत बढ़िया, NaClO4 बनेगा, H2O। आपको पता तो है ना ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, दिस इज व्हाट, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, व्हाट HClO4 इज एसिड। HClO4 एक एसिड है जो किस में टूटेगा, H प्लस ClO4 माइनस। ये किस में ब्रेक होगा बेटा, Na प्लस और OH माइनस। इसका प्लस इस माइनस के साथ में जाएगा, इसका प्लस इस माइनस के साथ में जाएगा। बोलो भाई, है कि नहीं? इसका मतलब मुझसे कोई भी आके अगर ये कहता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस का H3PO4, तो क्या मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख सकता हूँ? बोलो, कौन बोलेगा प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट बोलो, एनीवन। देखना चाहता हूँ आपका दिमाग कैसे चल रहा है। CA3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2 ही होगा, वेरी गुड, बिल्कुल यार। अच्छा, आपको इस बात में तो डाउट नहीं है एसिड बेस की रिएक्शन में वाटर नहीं बनेगा? कोई ये तो नहीं सोच रहा वाटर तो बनेगा ही बनेगा भाई, बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब ये प्रोडक्ट लिखने में एक बच्चा बोला, बाकी कोई नहीं बोला, क्योंकि आपको ब्रेकिंग में दिक्कत है। अगर आप यहाँ पे आके देखो तो Ca के ऊपर क्या आएगा, +2 और 2OH माइनस। गौर से देखना, अगर मैं इसको तोड़ूं तो 3H प्लस, और 3H प्लस का चार्ज किसके ऊपर जाएगा, PO4 के ऊपर 3 माइनस। इधर 2 प्लस, इधर 3 माइनस। अगर मैं इन दोनों को बैलेंस करना चाहता हूँ, चार्ज को बैलेंस करना चाहता हूँ, गौर से देखो, तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। तो गौर से देखो, मैंने Ca पे क्या लिखा है 3 और PO4 पे क्या लिखा है 2। क्या चार्ज बैलेंस हो गया? हमेशा लिखने का तरीका यही होता है, हमेशा लिखने का तरीका यही, आपको चार्ज बैलेंस करना आना चाहिए। यहाँ पे कितना है, +2, और यहाँ पे कितना 3 माइनस, तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 3 से। ये सबसे स्मॉलेस्ट तरीका है चार्ज को बैलेंस करने का। अरे सबसे स्मॉलेस्ट में यही तो चार्ज बैलेंस कर सकता हूँ, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट लिख सकता हूँ वही तो लिखूंगा मैं, है कि नहीं? अब ऐसा कैसे? हाँ, क्योंकि ये दोनों में चार्ज कैसा है दोस्त, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, एक पे 2 माइनस, एक पे 3 माइनस। तो आप ये भी कह सकते हो इसको इधर और इसको इधर, वही तो चीज है। मतलब मेन तरीका तो भैया कर क्या रहे हो तुम, चार्ज ही तो बैलेंस कर रहे हो। तो इस तरीके से आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट लिखोगे। एक और रिएक्शन लिखो, मैंने लिखते जाओ, कितनी भरी पड़ी है, सब रिएक्शंस आपका एग्जाम्पल है। HCOOH प्लस का
प्लस का, अगर मैं बेस में उठाऊं MgOH का होल ट्वाइस, प्रोडक्ट बताओ। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको ब्रेक करूंगा H प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस। बोलो क्या ये इसमें ब्रेक होगा? बोलो, सोच के बोलना। अगर सोच के नहीं बोले तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे दो एच है भाई, तो यहाँ पे एच एच, हाँ एग्जैक्टली नेगेटिव में कटेगा। अगर अब कोई बच्चा क्या करेगा, 2H यहाँ पे कर देगा 2H प्लस। अरे भाई वो एसिड का एच जाएगा, एसिड का एच जाएगा, किसका एच जाएगा? एसिड वाला एच जाएगा। Mg2 प्लस और 2OH माइनस। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा Mg और क्या लिखूंगा, HC डबल बॉन्ड होल्ट, एग्जैक्टली प्लस का, आंख बंद करके H2O। तो क्या इस एसिड और बेस की आप बहुत सारी रिएक्शन आराम से लिख सकते हो? मुझे बताओ, क्या ये जो पीछे लिखा है मैंने, क्या बहुत सारी रिएक्शंस आप लोग आराम से लिख सकते हो, या किसी को डाउट है इनको लिखने में? बोलो, है कि नहीं? मुझे तो कोई भी डाउट नहीं है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी कोई डाउट ना हो। बोलो भाई, है कि नहीं? अगर कोई आपसे कहे कि इन रिएक्शंस के प्रोडक्टों को लिखो, तो क्या आप ये कहोगे कि नहीं जी मैं नहीं लिख सकता? अरे बोलो, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि भैया मैं इनके प्रोडक्टों की मुझे आइडिया नहीं है कि मैं इनको लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, है कि नहीं? HClO3 KOH की रिएक्शन अगर मैं एसिड में ही H3PO2 के साथ में करा दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये सब तुम प्रोडक्ट तुम ही को लिखने हैं दोस्त, ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को लिखने हैं। जस्ट HW। तो ये तुम्हारा रिएक्शंस का पहला पार्ट हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, जिसका नाम मैंने क्या रखा था दोस्त? आयन एक्सचेंज रिएक्शन, है कि नहीं? सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने डिटेल में क्या पढ़ा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन, कि भाई एक आयन दूसरे आयन में जाएगा। मैंने देखा यार इस आयन एक्सचेंज रिएक्शन का वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल जो था वो था एसिड बेस रिएक्शन, कि दुनिया में जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन हो रही हैं वो सब मेरी कैसी हैं? वो सारी की सारी मेरी इसी नेचर की हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन टाइप नेचर की हैं, है कि नहीं? एक सेकंड देना। जस्ट अ मिनट। एक बार आप लोग देख लेना, आ जाइए। जस्ट अ मिनट। तो दोस्त जितनी भी हमने आयन एक्सचेंज रिएक्शन में एग्जाम्पल पढ़े वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे? माइक बंद करो। वो जो सारे के सारे एग्जाम्पल थे दोस्त वो सब एसिड बेस रिएक्शन के ही थे। इसका मतलब ज़्यादातर एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती हैं यही हमारी मेनली हमको पढ़नी थी आयन एक्सचेंज रिएक्शन में, ठीक। दूसरी रिएक्शंस पर हम लोग बढ़ते हैं आगे, दूसरे टाइप की रिएक्शन पर। एक बात याद रखना, आयन एक्सचेंज रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसके लिए 3 ड्रिवन फैक्टर हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जो ड्रिवन फैक्टर है आगे जाने के लिए, वो ये है या तो वाटर फॉर्म हो या गैस रिलीज हो या फिर मेरा प्रेसिपिटेशन बने, किसमें?
प्रोडक्ट के अंदर। ये सब किस में है? प्रोडक्ट में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसके अलावा अब दूसरी जो वैरायटी हमारी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी, इस वैरायटी को हम लोग कहते हैं वाटर एडिशन। ये बहुत हेल्प करती है बच्चों को रिएक्शंस को, प्रोडक्ट को लिखने में, क्योंकि जनरली पूछोगे तो आप बता नहीं पाएगा वो कि प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर एडिशन। गौर से सुनना, 5 मिनट बहुत केयरफुली मेरी बात सुनना गौर से, वाटर एडिशन में आपको मास्टरिंग आ जाएगी पूरी की पूरी। वाटर एडिशन रिएक्शन कहती है कि अगर आपके रिएक्शन में एक कंपाउंड ऐसा है जो आयंस में ब्रेक हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने कहा एक कंपाउंड ऐसा है जो आयन में ब्रेक हो सकता है। किस में ब्रेक हो सकता है दोस्त? गौर से देखना, आयंस में। एक कंपाउंड ऐसा है रिएक्शन का जो आयंस में ब्रेक हो सकता है, दूसरा कंपाउंड ऐसा है जो कि ऑक्साइड है, या फिर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैलाइड है। अगर एक कंपाउंड ऐसा है जो आयंस में ब्रेक हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस में ब्रेक हो रहा है? आयंस के अंदर ब्रेक हो रहा है, आयंस में क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। और दूसरा या तो आपका ऑक्साइड हो या फिर दोस्त आपका हाइड्राइड हो। अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड है तो वहाँ पर आप वाटर एडिशन का कॉन्सेप्ट लगा के उसका प्रोडक्ट बता सकते हो इजीली तरीके से। अब वाटर एडिशन का कॉन्सेप्ट लगा के आप क्या बता सकते हो? गौर से सुनना, प्रोडक्ट बता सकते हो। किसी को कोई डाउट? बताओ, एनीवन? अब ये जो भी तुम्हारा कंपाउंड है जो आयंस में ब्रेक हो सकता है, आप कोशिश करना कि वो आपका बेस हो, वो आपका क्या हो? बेस हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? गौर से सुनना, यही इस रिएक्शन के रिस्ट्रिक्शन है कि जो कंपाउंड आपका आयंस में ब्रेक हो सकता है, आपको वो बेस लेके चलना है। क्या लेके चलना है? बेस लेके चलना है, बेस। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? गौर से देखना, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूंगा, मैंने रिएक्शन लिखी कि NaOH की रिएक्शन आप CO2 के साथ में कराइए। मैंने पूछा भाई प्रोडक्ट बताओ। जैसे ही मैंने देखा एक बेस है और दूसरा ऑक्साइड है, मैंने कहा इसमें तो वाटर एडिशन से मैं प्रोडक्ट बता सकता हूँ, डायरेक्ट तो मुझे भी नहीं पता। तो वाटर एडिशन ये कहता है कि जो भी आपका ऑक्साइड या हैलाइड है, जो भी आपका ऑक्साइड या हैलाइड है, आप उसके अंदर वाटर ऐड करिए, वाटर ऐड करिए। और वाटर ऐड करने के बाद लिखिए, मैंने H कितने हैं मेरे? 2। एक क्या है मेरा? कार्बन। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। ये बन गया H2CO3। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर ऐड करने पर मुझे पता चला ये CO2 एक्चुअली में एक रिप्रेजेंटेटिव एसिड जो इसका है वो है H2CO3। वाटर ऐड करने पर उस ऑक्साइड का रिप्रेजेंटेटिव एसिड मिल जाता है। वेरी गुड। ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि वाटर ऐड करने पर जो मिलता है उसको लिख लेना, रिप्रेजेंटेटिव एसिड मिल जाता है मुझे। और एक बार मुझे किसी भी ऑक्साइड का रिप्रेजेंटेटिव एसिड अगर मिल जाएगा तो फिर मैं आराम से एसिड बेस रिएक्शन करा लूंगा ना। बोलो है कि नहीं? जब मेरे पास CO2 था तब मुझे प्रोडक्ट का आइडिया नहीं था, तब मुझे पता चला CO2 में अगर मैं H2 ऐड कर दूं तो इस CO2 का जो रिप्रेजेंटेटिव एसिड है वो H2CO3 है। अब मैं इन दोनों में, अब प्रोडक्ट में इन दोनों के हिसाब से लिखूंगा। अगर मैं इन दोनों के हिसाब से लिखूं तो आप लोग गौर से देखो, क्या मैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं? बोलो यस या नो। इसके हिसाब से ये Na+ है और OH- है। इसके हिसाब से ये 2H+ है और CO3 2- है। इस हिसाब से अगर मैं इन दोनों को रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखूं तो प्रोडक्ट निकल के आएगा Na2CO3+ का। यहाँ पे क्या है? 2H+, यहाँ पे OH, और साथ के साथ क्या लिखना है आपको? वाटर। अब एक चीज याद रखना, मेरे साथ आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ोगे अब या अब से आगे, मैं आपको कभी भी बैलेंसिंग नहीं सिखाऊंगा। बैलेंस मत करो कौन कितने मॉलिक्यूल हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बैलेंसिंग की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अब इस IIT के सेगमेंट में एंटर करने के बाद बैलेंसिंग करने की। ठीक, आप सिंपल रिएक्शंस का फॉर्मेट याद रखो कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक, मैं नहीं कहता बैलेंसिंग ज़रूरी नहीं है, पर उसमें हम लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हम JEE मेन और IITs की, इसकी ME BTech की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आप लोग उठा के देखो अगर PYQ, तो बैलेंसिंग पे कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बैलेंसिंग से कभी सवाल पूछा हो। वो सवाल ये पूछता है केवल प्रोडक्ट क्या बनेगा, X और Y लिख देगा और आपसे पूछेगा ये X क्या है भाई। आपसे ये नहीं कहेगा कि इसमें ये बताओ कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, आपसे कहेगा X क्या है। तो बस आप लोग ये तरीका दोस्त मेरा पकड़ के रखना कि अगर आपको X बताना है,
अगर आपको x बताना है तो आप याद रखना कि कोई भी ऑक्साइड है उसमें वाटर डालो और उसका क्या निकाल के ले आओ, रिप्रेजेंटेटिव एसिड, और फिर इस तरीके से इसका प्रोडक्ट लिख दो। इसका मतलब NaOH की रिएक्शन अगर आप CO2 के साथ में कराओगे तो Na2CO3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? पहली रिएक्शन वाटर एडिशन की। अब इसी तरीके से आप लोगों को क्या करने हैं, एसिड बनाने हैं बार बार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन लिखी मैंने, दूसरे नंबर की रिएक्शन लिखी। मैंने कहा अगेन NaOH की रिएक्शन। अब मेरा मन है कराने को NO2 से। किससे कराने का मन था मेरा? NO2 से। ये भी एक ऑक्साइड है। अब मैंने देखा एक दो चीज, पता है क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते जो हम लोग दिमाग से उतर जाता है। अब जैसे मैंने तुमसे कहा ऑक्साइड, तो कोई बच्चा ऐसा हो सकता है वो मेटल का ऑक्साइड उठा लाए, है कि नहीं? वो क्या करे, मेटल का ऑक्साइड उठा लाए। ऑक्साइड हो या हैलाइड हो, उसमें भी कंडीशन होती है कि ये जो ऑक्साइड हो ना दोस्त, ये किसका हो? नॉन मेटल का। क्योंकि अगर आप मेटल का ऑक्साइड ले आओगे तो फिर मुद्दा बदल जाएगा, है कि नहीं? तो ये ऑक्साइड जनरली किसका होता है? नॉन मेटल का। और जो आयन, जो कंपाउंड होता है जो आयंस में ब्रेक हो सकता है, वो जनरली बेस इन नेचर होता है, कि बेस का हो। अगर ये दो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहा है तो आप बड़े आराम से क्या बता सकते हो? प्रोडक्ट बता सकते हो। जैसे ही मैंने देखा कि NO2 के साथ कराना, मैंने देखा एक ऑक्साइड है, एक आयन एक्सचेंज हो सकता है, मैंने कहा फटाफट वाटर ऐड करो। जैसे ही वाटर ऐड किया H2NO3 हो गया। गौर से देखो क्या हो गया, H2NO3। अब बच्चा बोला कि भैया ये जो H2NO3 आपने निकाला है, ऐसा तो कोई एसिड होता ही नहीं है। बताओ गौर से, क्या ऐसा कोई एसिड होता है? ना। बच्चा कह रहा भैया दो एसिड होते हैं, आपने ही पीछे बताए थे। एक तो होता है HNO3 और एक होता है HNO2। बोलो है कि नहीं? यही तो दो होते हैं। अरे बोलो, नाइट्रोजन के साथ में तो यही दो एसिड होते हैं, HNO3 या HNO2। जब भी आप रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला बनाओ और गलती से वो फार्मूला गड़बड़ निकल के आ जाए, आप हमेशा समझना कि वो ऑक्साइड दो दो एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत गौर से सुनना, वो ऑक्साइड मेरा कैसा है? अकेला ऑक्साइड दो दो एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। अब दो दो एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है तो जो NO2 मैं एक बार ले रहा था, अब मैं वो NO2 दो बार लूंगा। कितने बार लूंगा दोस्त? गौर से देखना, दो बार। जैसे ही मैंने दो बार लेके ने ऐड किया तो ये आया H2N2। टू टू जा फोर और एक फाइव, एन के ओ कितना बचा बेटा दोस्त यहाँ पे? फाइव। वो कितना आ गया? 5। जब भी मैं फॉर्मूला बनाने गया और फॉर्मूला मेरा गलत बन के आया, आप लोग देखते ही समझ जाना कि वो ऑक्साइड मेरा दो दो एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। और इसके कुछ गिने चुने ही एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल यही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। NO2 एक एक्सेप्शनल पार्ट है इसका, जो मैंने सबसे पहले उठाया है, और हैलाइड भी इसका एक्सेप्शनल पार्ट है। अब गौर से सुनो, जैसे ही मैंने NO2 ऐड किया, एक ऐसा एसिड बन रहा था H2NO3, जो एक्चुअल में एसिड नहीं होता। तो मैंने NO2 को क्या कर दिया? जस्ट डबल। जहां पे उल्टे सीधे एसिड बने वहां पे तुरंत डबल करो। डबल करा, चेक करा, H2N2O5। मैंने कहा ये H2N2O5 दो एसिड का कॉम्बिनेशन है, एक तुम्हारा HNO3 और एक तुम्हारा HNO2। अगर आप HNO3 और HNO2 को ऐड करोगे तो आप लोग गौर से देखो, HH2 NN2, तीन और दो मिला के O कितने हो गए? 5। इसका मतलब ये जो H2N2O5 आया था, ये दो एसिड का मिक्सचर था, एक HNO3 और दूसरा बेटा HNO2। इसका मतलब अब जो मेरा आयन एक्सचेंज से प्रोडक्ट लिखेगा, मैं उनको सब के तरीके से लिखूंगा। मैं उस प्रोडक्ट को सब के तरीके से लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा NaOH, तो ये तो मेरा ब्रेक हो गया Na प्लस OH माइनस में। ये मेरा ब्रेक होगा H प्लस NO3 माइनस में, है कि नहीं? ये मेरा ब्रेक होगा H प्लस NO2 माइनस में। तो अब जब मैं प्रोडक्ट लिखने जाऊंगा दोस्त, इसका बहुत गौर से देखना, जब मैं इसका प्रोडक्ट लिखने जाऊंगा तो मैं प्रोडक्ट में सब लिखूंगा। Na प्लस का NO3 के साथ में भी लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा NaNO3 भी बनेगा। Na प्लस इसके एनाइन के साथ में भी रिएक्ट करेगा, NaNO2 भी बनेगा, और साथ के साथ H2O भी बनेगा। गौर से देखो, NaNO3 प्लस NaNO2 प्लस का H2O। अगर ये डायरेक्ट NO2 देता, NaOH देता, तो बहुत सारे बच्चे इसका प्रोडक्ट ही कभी नहीं बता पाते, अगर उन्हें वाटर एडिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो। अदरवाइज तो वो रटने लग जाते इस प्रोडक्ट को। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो, कॉन्सेप्ट इज क्लियर्ड और नॉट? ये है तुम्हारा वाटर एडिशन। फ्रैंकली बताओ मुझे, क्या आप लोगों को समझ में आ रही हैं रिएक्शंस? ओके, है कि नहीं? गुड। इसका मतलब ये मैंने रख दिया ना डायरेक्ट तुम लोगों के सामने एग्जांपल। मैं चाहता था
इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में इसमें लिखवा दूंगा मैं, दोनों को एट द एंड मार्क करा के जाऊंगा, दोनों को टेंशन मत लेना, ये मत सोचना एग्जाम्पल मार्क नहीं कराएंगे। तीसरा, अगर मैं यहीं पे कहता कि आप LiOH की रिएक्शन कराइए N2O5 से, अब पता मुद्दा क्या है, मुद्दा मैं बताऊंगा, आप लोग रिएक्शन जज नहीं कर पाओगे। मैंने कहा आपसे कि भाई एक मेरा ऑक्साइड होना चाहिए और वो ऑक्साइड भी मेरा कैसा होना चाहिए, नॉन मेटल का होना चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे, ऑक्साइड कैसा होना चाहिए, नॉन मेटल इन नेचर। तो अब आपको नॉन मेटल के ऑक्साइड लिखने आने चाहिए, है कि नहीं, आपको ये आइडिया होना चाहिए नॉन मेटल के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, तभी तो आप आगे सारी रिएक्शंस लिखोगे। तो मैं आपको यहीं स्लैश में लिखा देता हूँ सारे ऑक्साइड्स नॉन मेटल के। हमें मेनली नॉन मेटल में किस किस के ऑक्साइड देखने हैं, हमें बोरॉन देखना है, गौर से देखना, हमें कार्बन देखना है, हमको नाइट्रोजन देखना है और हमको फास्फोरस देखना है, खत्म। अरे यही तो देखने हैं हमको मेन। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोसीड करना चाह रहे हो तो सल्फर पर भी प्रोसीड कर लो, आप सल्फर के ऑक्साइड भी देख लो, है कि नहीं। अब आना गौर से, जब मैं बोरॉन पे आता हूँ तो बोरॉन का केवल एक ही ऑक्साइड है मेरे पास में, जो है B2O3। कौन सा है, B2O3, डाइबोरेन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है नहीं, डाइबोरेन ट्राई ऑक्साइड, या इसी का नाम है, जब मैं आपको 13 फैमिली पढ़ाऊंगा, 13 ग्रुप फैमिली, क्या है इसका नाम, बोरॉन सिस्क्यू ऑक्साइड, इसी को बोल देते हैं बोरॉन सिस्क्यू ऑक्साइड। अब सिस्क्यू वर्ड क्यों आता है वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर ज्यादा हो जाएगा। डाइबोरेन ट्राई ऑक्साइड, अगर मैं कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करूं तो मेरे पास कार्बन के जो ऑक्साइड है वो दो ऑक्साइड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो हाँ या ना, नीचे लिख देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करूं तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड मेरे पास में, जैसे N2O, जैसे NO, जैसे NO2, जैसे N2O3, जैसे N2O4 और जैसे N2O5। ये सब ऑक्साइड किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तब भी मैंने नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड लिखे थे, हर ऑक्साइड की मैंने स्ट्रक्चर भी बनाई थी, याद है आप लोगों को, सारे ऑक्साइड लिखे थे मैंने नाइट्रोजन के। कार्बन के दो, CO CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। जैसे ही मैं फास्फोरस पे मूव किया तो फास्फोरस के भी हम जनरली दो ऑक्साइड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे P2O4, एक पढ़ेंगे P2O5, या इसी को कहते हैं P4O10। बोलो है कि नहीं, इसी का अगर मैं डबल कर दूं तो P4O10। ये किसके ऑक्साइड हैं दोस्त, ये हैं ऑक्साइड मेरे फास्फोरस के। किसके ऑक्साइड है, फास्फोरस के। अगर मैं सल्फर के ऑक्साइड पे आऊं तो सल्फर के भी ऑक्साइड क्या है, SO2 और SO3। और बाद में पता चला जब मैं SO3 को देखने गया, जब मैं ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा ये SO3 ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक। वहां पे मैं इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SO3 की ट्राइमर फॉर्म बनने के बाद उसमें मुझसे पूछता है उस फॉर्म के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। ऐसे ही जनरली सवाल पूछता है P4O10 में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो फिर सवाल कहाँ आया, स्ट्रक्चर पे, फिर हम इन्हें कहाँ पढ़ेंगे, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज की डेट में तो हम ये जज करना चाह रहे हैं हमारे पास ऑक्साइड कितने हैं जिनसे हम रिएक्शंस बना सकें। तो मैंने कहा भैया तुम्हारे पास में इतने सारे ऑक्साइड हैं, देख लो। अब इन सब ऑक्साइडों को यहाँ पे रखो, एक तरफ क्या रखो, बेस रखो, आपसे कोई भी रिएक्शन बनवा सकता है कि नहीं। मेरे ऑक्साइड का मुझे आइडिया हो, मुझे बेस का आइडिया मैं आपको पहले ही दे चुका डिटेल में आयन एक्सचेंज में। ऑक्साइड का आइडिया डिटेल में ही हो गया कि अगर बोरॉन है तो एक, कार्बन है तो दो, नाइट्रोजन है तो इतने सारे, फास्फोरस है तो इतने सारे, सल्फर है तो इतने सारे। क्या आप लोगों की पकड़ में आ रहे हैं। इसके अलावा क्लोरीन के ऑक्साइड भी बहुत फेमस है, पूछ लेता है, क्लोरीन के ऑक्साइड भी ले लेता है रिएक्शन में, याद रखना क्लोरीन। क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड हैं बताओ, बोलो। ClO, ClO2, ClO3। अरे ये क्लोरीन के ऑक्साइड है या नहीं है, मुझे ये बताओ। हम्म हम्म बोलो बोलो। ये तो आपने एसिड के अंदर देखे होंगे, HClO, HClO2, HClO3, है कि नहीं। अरे बोलो बोलो भाई। ये आपने किसके अंदर देखे होंगे, एसिड के अंदर। तो अगर ClO2 होता तो फिर HClO2 कहाँ से आएगा, क्योंकि तो मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, इनमें से कोई भी क्लोरीन का ऑक्साइड नहीं है। कौन सा, नहीं ऑक्साइड कोई नहीं है। इन पे अगर एनाइन लगाऊं तो अच्छा लगता है लिखने में। अरे बोलो यार, अरे एनाइन लगाऊंगा तभी तो अच्छा लगेगा लिखने में। हाँ तो ये इनमें से कोई भी क्या नहीं है अभी,
ऑक्साइड नहीं, आप इतनी जल्दी इन्हें ऑक्साइड नहीं बोल सकते, है कि नहीं? ये ऑक्साइड थोड़ी नहीं है। ऑक्साइड का मतलब क्या? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है? ना। अरे बोलो गौर से। Cl2, गौर से देखना, Cl2O7 क्लोरीन का ऑक्साइड है। जाके नेट पे चेक करो, नेट पे जाके चेक करो क्लोरीन का ऑक्साइड में। ठीक है, किस में चेक करना है तुमको? जाके क्लोरीन के ऑक्साइड में दोस्त। ठीक है, Cl2O7 किसका ऑक्साइड है? क्लोरीन का ऑक्साइड है। ठीक है नहीं? अगर आपको इसके बहुत सारे ऑक्साइड लिखने हैं तो गौर से देखना, इसके बहुत सारे ऑक्साइड क्या हैं? Cl2O, Cl2O3, गौर से देखना, Cl2O5 और Cl2O7, ये सब क्या है? ये सब क्लोरीन के ऑक्साइड हैं। ये सब क्लोरीन के क्या है दोस्त? ऑक्साइड हैं सारे। अब क्या मैं इनमें से किसी भी ऑक्साइड को उठा के, क्या मैं ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन में से पहले वाटर एडिशन रिएक्शन बनाऊंगा? डाइमर, डाइमर फॉर्मेट में बन जाता होगा। ओके, नेट पे तो पता नहीं क्या क्या दिखाएगा तुम्हें दोस्त। नेट का अब आजकल मैंने भरोसा करना छोड़ दिया, कहीं भी गड़बड़ कर देता है। अब आप लोग गौर से देखो, जितने ऑक्साइड आपको चाहिए रिएक्शंस के लिए, जितने भी ले सकते हो, वो सब यहीं से आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि नॉन मेटल में आपके पास में यही है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर, और सब के ऑक्साइड आपके सामने लिखे हुए हैं कि किसके ऑक्साइड क्या क्या हो सकते हैं। अब आपसे कितनी भी रिएक्शन बना के पूछ सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये सब वाटर एडिशन में, दो एक्सेप्शन है। एक आपका NO2, एक और मैं भी लिखूंगा, पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करा दूं। आ जाइए दोस्त इस रिएक्शन पे। अब जब मैं इस रिएक्शन को बनाने गया तो मैंने देखा एक आयंस में टूट सकता है और एक दोस्त मेरा कैसा है? ऑक्साइड है। क्या मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं? जल्दी से करो। वाटर ऐड किया तो मुझे मिला H2N2O6। मैंने देखा यार H2N2O6 नाम का तो कोई भी एसिड नहीं होता। मैंने कहा सब में से दो दो कॉमन ले लो। अगर मैंने सब में से दो दो कॉमन लिया तो ये बन गया HNO3। मैंने कहा सही है। ये जो H2N2O6 लिखा हुआ था, इट इज नथिंग बट व्हाट? HNO3। ये क्या है? HNO3। अगर ये HNO3 है और ये LiOH है, इसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट लिखूं तो क्या LiNO3 हो गया? है कि नहीं? और साथ के साथ H2O। क्या आप आसानी से प्रोडक्ट लिख पाए? गौर से देखना, आसानी से प्रोडक्ट लिख पाया भैया मैं। चौथी रिएक्शन, मैंने कहा इसी NaOH की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराना, सिंपल क्लोरीन से, हैलाइड एक्सेप्शन का पार्ट है। जैसे ही मैंने HCl ये देखा, Cl2 देखा, मैं तुरंत आया, मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया। क्या ऐड किया? वाटर। मैंने देखा H2Cl2O, 2O, H2Cl2O। अब यार H2Cl2O तो कोई एसिड नहीं होता। अगर मैं क्लोरीन के एसिड की बात करूं तो क्लोरीन का एसिड तो इस सीक्वेंस में चलते हैं, HClO, HClO2, है कि नहीं? HClO3 और HClO4, ये है बस केवल एसिड। इनके अलावा तो कोई भी एसिड नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं ये पूरे के पूरे, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में जो मिलके बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप लोग देखना, क्लोरस भी होता है, पर क्लोरिक भी होता है, मतलब बहुत सारे ऐसी फॉर्मेट के। मैंने कहा ये होते हैं, ये तो कोई है नहीं। अगेन पता चला ये कंपाउंड दो दो एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। ये एक्चुअली में मिक्सचर है HClO प्लस HCl का। गौर से देखो, है कि नहीं? अगर मैं HClO में अगर मैं HCl जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? H2Cl2O। इसका मतलब अगर मैं प्रोडक्ट लिखने जाऊंगा तो प्रोडक्ट में मैं इन दोनों के हिसाब से लिखूंगा। मैं यहाँ पे इसको तोड़ूंगा H प्लस ClO माइनस, इसको तोड़ूंगा H प्लस क्लोरीन माइनस, इसको तोड़ूंगा Na प्लस OH माइनस। इस हिसाब से अगर मैं कंप्रोमाइज करूंगा तो Na प्लस का Cl से कराऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? NaCl एंड देन H2O। क्या मेरी बात समझ में आई? अगेन स्टार लगा लेना है हेलोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में। एक स्टार लगा लेना तुम NO2 के साथ में, कि भाई यहाँ पे आके मुद्दा थोड़ा सा। बाकी तुम किसी भी रिएक्शन को कैसे भी बनाओ, आपकी स्मूथली रिएक्शंस क्या करेंगी दोस्त? रन करेंगी। और रन करने के साथ साथ आपके पास में सब है। अब आपके पास में सब है लिखने के लिए, है कि नहीं? एक आध क्लोरीन का ऑक्साइड मैंने ले लिया था अभी पीछे, या नहीं लिया? कोई भी ऑक्साइड लो, अरे कुछ भी ले लो जो दिल करे। KOH की रिएक्शन, एक बच्चा आया कह रहा भैया मैं कराऊंगा B2O3 के साथ में। मैंने कहा करा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B2
O3 के साथ में, रिएक्शन कराओ इसकी। जैसे ही मैंने V2O3 देखा, क्या वाटर आ जाएगा? बोलो भाई, क्या H2O आएगा? बोलो। जैसे ही H2 आएगा आप इसको लिखोगे H2B2O4। बोलो बोलो, है कि नहीं? बोलो, 2 कॉमन है, क्या हो गया? HBO2। HBO2। अब एक्चुअली में ये HBO2 को जब आप पढ़ने जाओगे तो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट किस फॉर्मेट में करता है? ये एग्जिस्ट फॉर्मेट में करता है H3BO3। किस फॉर्मेट में करता है? H3BO3। जब आप इनको एसिडों को पढ़ोगे ना जाके, तो आगे चल के पड़ेगा ये कोई ड्राइमर बनाता है, कोई ट्राइमर बनाता है, कोई टेट्रामर बनाता है, इस फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही आपने ट्वाइस ऑफ HBO2 लिखा, ये H3BO3 की फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। जब भी आप बोरॉन के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डालोगे, आंख बंद करके बोरिक एसिड बना देना। आंख बंद करके क्या बना देना? बोरिक एसिड। अभी मैं बोरिक एसिड बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी। जब मैं 13th ग्रुप पढ़ाऊंगा और 13th ग्रुप की रिएक्शंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब ये रिएक्शन कम से कम 10 बार लिखूंगा मैं वहाँ पे। 10 बार लिखूंगा, क्योंकि जब वहाँ पे मुझे बोरेक्स भी बनाना होगा, डाइबोरेन भी मुझे वहाँ पे बनाना होगा, B2H6, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बनाना होगा, बोरेक्स बनाना होगा। अब जब मैं इन कंपाउंडों को तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुम लोग एनालाइज करोगे मैं बार बार इसी का यूज कर रहा हूँ। सारी रिएक्शन B2O3 से स्टार्ट होंगी, और B2O3 में मैं जैसे ही H2O डाला करूंगा, तुरंत फटाक से क्या बन जाया करेगा? मेरा बोरिक एसिड बन जाएगा। तो इसे रट के रखना, ये मेरा क्या बना दोस्त? बोरिक एसिड। तो अगर आपको ना भी पता हो तो बोरॉन के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डालो, बोरिक एसिड बनेगा H3BO3। इस हिसाब से अगर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो जल्दी से बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा? H3BO3 is what? 3H plus BO3, K3BO3 प्लस का H2O। सारे ऑक्साइडों को निकाल निकाल के लाओ, ताकि तुम एक बार इनके साथ में फेमिलियर हो गए भाई, रिप्रेजेंटेटिव एसिड क्या होते हैं साथ के साथ। अगर मैंने आपसे कहा NaOH की रिएक्शन, NaOH की रिएक्शन P4O10 के साथ में कराओ, है कि नहीं? या P4O8 के साथ में कराओ, और मैंने आपसे क्या कहा? इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाओ, तो तुमने कहा भैया इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए मैं इसके अंदर पहले वाटर ऐड करूंगा, H2O। जैसे ही मैं H2 ऐड करूंगा, ये हो गया H2P4O9। बोलो, H2P4O9 हुआ। अब जब आप इसे देखने जाओगे, जब आप इसको देखने जाओगे, वाटर ऐड करोगे, अब मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सा एसिड बनाएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? कौन सा एसिड बनाएगा ये? बहुत गौर से देखो। कौन बच्चा है ये? माइक बंद करे, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। जब मैं इसे देखने गया तो मैंने देखा ये फास्फोरस अपनी किस ऑक्सीजन स्टेट में अवेलेबल है? फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है? क्या ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है? जब मैं फास्फोरस के पास गया, गौर से देखना, जब मैं फास्फोरस के पास गया तो ये फास्फोरस जो एसिड बनाता है, मैं इसके छोटे छोटे एसिड लिखता हूँ, सबसे हाईएस्ट एसिड बनाता है H3PO4, जिसमें फास्फोरस +5 में अवेलेबल होता है। फिर बनाता है H3PO3। इसमें फास्फोरस कितने में अवेलेबल होता है? गौर से देखो कितने में। यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आएगी? +3। अरे देखो यार, है कि नहीं? कितनी निकल के आएगी? +3 निकल के आएगी। किसकी? फास्फोरस की। क्या निकल के आएगी दोस्त? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे ही मैंने P4O8 लिया और एक में ले रहा था P4O10, तो पता है तुमको देखना पड़ेगा कि अब मैं इसके हिसाब से कौन सा एसिड बनाऊं। अब तो मैं यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा? जज करना पड़ेगा। और वो जज जो तुम करोगे, वो जज करोगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगर कोई अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आपको मैक्सिमम वाला एसिड बनाना पड़ेगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आपको मिनिमम वाला एसिड बनाना पड़ेगा। अब गौर से सुनना, इसी कॉन्सेप्ट के पैरेलल में यहाँ पे एक और लेके चलता हूँ ताकि तुम्हें साथ के साथ क्लियर रहे। जैसे मैंने NaOH की रिएक्शन क्लोरीन के ऑक्साइड से कराई Cl2O7 से, गौर से देखो यहाँ पे क्लोरीन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जब मैं प्रोडक्ट लिखने जाऊंगा ना, तो मैं वाटर ऐड करने से पहले डायरेक्ट लिख दूंगा HClO4, क्योंकि मुझे पता है इसी में +7 में है ये। अरे बोलो गौर से, इसी में क्या है ये? +7 में। यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +7, यहाँ पे देखोगे +5,
यहाँ पे देखोगे +3 और यहाँ पर देखोगे +1। तो जब क्लोरीन अपने +1 में है तो +1 वाला एसिड बनाओ, डायरेक्ट बनाओ, टेंशन मत लो। +2 में है तो +2 वाला बनाओ, +3 में है तो +3 वाला बनाओ। जनरली 1 3 5 7 में एग्जिस्ट करते हैं ये। और 1 और 3 5 7 ही क्यों करते हैं ये भी डिटेल में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था। जब मैं इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन से इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा था, तब मैं आपको एक एक इलेक्ट्रॉन उठा उठा के दिखा रहा था कि देखो एक जाएगा तो उसके बाद फिर ये 3 जाएंगे, 3 जाएगा तो फिर अगली बार ये 5 जाएंगे, और 5 जाएंगे तो फिर अगली बार 7 जाएंगे। तो +1 +3 +5 +7। यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन का ऑक्साइड, आप लोग गौर से देखो, Cl2O7 लिया है तो ये बनेगा। कोई बच्चा कहता ना मैं ये नहीं लूंगा, मैं तो Cl2O5 वाला लूंगा। अब Cl2O5 वाला लेता तो क्या यहाँ पे +5 की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? बोलो हाँ या ना। तो अगर ये +5 की स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो क्या मैं आंख बंद करके इसका +5 वाला एसिड ना बना दूं? बोलो है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं क्लोरीन ले लेता, कौन सा वाला दोस्त, Cl2O3, यहाँ पे क्लोरीन किस में है, +3 की स्टेट में। आप आंख बंद करके +3 वाला एसिड बना दो, HClO2, है कि नहीं। और अगर मैं यहाँ पे Cl2O ले लेता, क्या ले लेता, Cl2O, तो क्या उसी के करस्पॉन्डिंग में रिप्रेजेंटेटिव एसिड बना देता, HClO। क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप क्या बार बार वाटर ऐड करके देखते रहोगे? बताओ। जिसका मतलब क्लोरीन के जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेवेंट आप क्या बना दो, एसिड बना दो ऑक्साइड में देख के। क्या ये ट्रिक, अरे सब उसी से आ रहे हैं, ये सब आ कहाँ से रहे हैं? हाँ। तो मैं अपना 1 मिनट उस ऐड करने में, कैलकुलेट करने में जाया क्यों करूं, ये बताओ मुझे। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि भैया मैं अपना वो 1 मिनट जाया क्यों करूं, जब मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि मैं इसी तरीके से प्रोडक्ट का आंसर लिख सकता हूं, है कि नहीं। या मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जितने का है, आप इनमें से किसी में भी वाटर ऐड कर लो यार, जिसमें दिल करे। आपका मन है भैया मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा, लो कर लो वाटर ऐड। अगर मैं Cl2O5 में वाटर ऐड करूंगा प्लस का, तो मैं इसको लिखूंगा H2Cl2। गौर से देखो 5 में मिला के 6, और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो गौर से देखना यही तो बन गया HClO3। तो HClO3 तो मैंने बनाया है। बोलो। इसका मतलब अगर ये प्रोडक्ट नहीं है, ये वाटर ऐड करने पर रिप्रेजेंटेटिव एसिड है। ये क्या है, सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एसिड। अब मुझे डायरेक्ट पता है कि जब यार यही मेरे रिप्रेजेंटेटिव एसिड हैं, तो क्या प्रोडक्ट में इन्हीं के हिसाब से लिखूंगा? बोलो। ये क्या है मेरा रिप्रेजेंटेटिव एसिड। अब मैं प्रोडक्ट इसी के हिसाब से रखूंगा, क्योंकि HClO4 है और इसके साथ में रिएक्शन कराई जा रही है, क्योंकि इन सब में मैंने क्या किया है, वाटर ऐड किया है कि नहीं। डायरेक्ट लिख दो वाटर ऐड करने पे रिप्रेजेंटेटिव एसिड। अब अगर मुझे एक बार पता है कि क्लोरीन का ये ऑक्साइड है, ये रिप्रेजेंटेटिव एसिड है, तो क्या मैं इसका और इसके साथ में अगर मैं कंबाइन करता, तो क्या मैं डायरेक्ट नीचे प्रोडक्ट नहीं लिख देता NaClO? अरे यही तो मैंने पीछे किया था, याद करो, है कि नहीं। और साथ के साथ क्या लिख देता, H2O। अगर मैं इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा होता तो ये बनता, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो बनता, NaClO2। अरे बोलो, H2O, है कि नहीं। क्या मैं इसी के हिसाब से डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता, NaClO4 प्लस का H2O? अरे बोलो, यही सब तो लिखता। जब मैं यही सब लिखता, तो मुझे फास्फोरस के ऑक्साइड में भी दोस्त कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब जब वो P4O8 के फॉर्मेट में है, तो आप आराम से आंख बंद करके यहाँ पे याद कर लो कि इसका जो रिप्रेजेंटेटिव एसिड बनेगा वो H3PO2 बनेगा। और जब वो अपनी मैक्सिमम स्टेट P2O5 में है, P4O10 जिसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो अगर उस स्टेट में है, जैसे यहाँ से ये P2O4 हुआ, ये क्या हुआ यहाँ से P2O4 हुआ, तो अगर इस फॉर्मेट में है और P2O5 वाले फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में गौर से सुनना, इस फॉर्मेट में है, तो आप याद कर लो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो लोएस्ट वाला बना दो H3PO3, इसमें बना दो H3PO4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायमर फॉर्मेट में लिखता ही नहीं है, डायमर फॉर्मेट में लिखता ही नहीं है। आपको कैसे बनाना है, आपको ऐसे बनाना है दोस्त, P2O4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है जब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा तो कौन सा एसिड बन जाएगा, H3, बोलो भाई, PO2। इसका एसिड बनेगा, तो इस हिसाब से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा Na3PO2 का होल ट्वाइस, बोलो हाँ या ना, प्लस H2O। अगर मैं यहीं पे P4O10 लिखता, तो क्या उसका एसिड H3
PO3 बनता। बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त दोनों। अगर मैं इसको डाल रहा हूं फास्फोरस के, ये दो एसिड है मेरे पास में, फास्फोरस के कौन से दो एसिड हैं, ये वाले दो एसिड है मेरे पास में, H3PO4 और H3PO3। अब ये जो तुम्हारा H3PO4 और H3P, अरे दोस्त ये तो ऐसे होगा, चार्ज बैलेंस करने नहीं आते क्या। H3PO3 को अगर तोड़ोगे तो 3H+ और PO2 पे कितना, 3 - का, 3 - का। अरे हाँ, ये Mg थोड़ी नहीं है, ये क्या है तुम्हारा Na। बहुत बढ़िया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब ये मुझे चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए तो मुझे कुछ नहीं करना, बस Na पे कितने लगाने हैं, 3। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सही है नहीं, Na पे क्या लगाना है केवल 3, क्योंकि एक Na पे क्या है प्लस, और PO2 पे कितना है 3 - तो बैलेंस करने के लिए क्या है Na3PO2। ये आपके दोनों स्टार हैं दोस्त, आपको अगर समझ में आए, क्योंकि आप वाटर ऐड करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है उसके हिसाब से उसके दो रिप्रेजेंटेटिव एसिड बनेंगे, और जो दो बनेंगे उनके हिसाब से उसका क्या लिखो, प्रोडक्ट लिखो। हाँ, क्लोरीन पे लगता है, मतलब आप वाटर ऐड भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वाटर ऐड करके नहीं कर सकते, आप वाटर ऐड करके भी कर सकते हो, पर आप वाटर ऐड करके करोगे तो आप हो सकता है और किसी एलिमेंट पे नहीं लगता। अरे और तो तुमको सीधा से क्लोरीन पे तो लगाओ ना लगाओ बराबर है, लगाना तो मेन फास्फोरस पर ही है, स्टार लगा दिया मैंने, लगाना तो मेन फास्फोरस पर ही है। क्लोरीन पे लगाने का क्या है, क्लोरीन में तो आप वाटर ऐड करोगे तब भी वो सीधा सीधा दिखा रहा है HClO4, आप इसमें वाटर डालो तब भी तो HClO3 ही दिखा रहा था, देखो गौर से। इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही थी, कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही थी। तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर से लिंक किया कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है उसी के रिप्रेजेंटेटिव उसका क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। ये सीधी सीधी सी बात क्या आप लोगों को समझ में आई। ये आपके दूसरे टाइप की रिएक्शन भी आज के लेक्चर में क्या होगी दोस्त, खत्म होगी, जिसका नाम क्या था, वाटर एडिशन रिएक्शन। क्या आपको आज का लेक्चर समझ में आया, बोलो, बढ़िया लगा। ओके, ये तुमने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी, एक वाटर एडिशन रिएक्शन और दूसरा आयन एक्सचेंज रिएक्शन। ये आपका आज लेक्चर नंबर 1 था। जब आप कल आओगे पढ़ने के लिए तो कल आपको लेक्चर नंबर 2 डिलीवर होगा, ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस रिएक्शन। और इसी में तीसरा मतलब चौथे टाइप की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत बेहतरीन सीरीज रहने वाली है दोस्त। ये सीरीज आपके अंदर इनऑर्गेनिक में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगी कि भाई आपको ये डर नहीं लगेगा कि इनऑर्गेनिक में कुछ भी हुआ है, रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे। अल्दो अगर आप पूरी इनऑर्गेनिक मुझसे पढ़ते हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ऐसे बहुत से होते हैं जो पूरी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ते हैं, पूरी इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है यार, जिनको मैं अगर एट द एंड कभी यूट्यूब पर अपलोड करूँ और आप लोग यूट्यूब पर देखो इन्हें, तो अगर आप इस पूरी सीरीज को भी फॉलो करते हो तो आपको सारी चीज़ें एक्यूरेटली समझ में आएंगी कि हाँ भाई, इनऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए ये बेसिक टूल थे जो हमने कभी नहीं पढ़े, अगर पढ़ लेते तो सब समझ में आता। तो ये टोटल 10 लेक्चर की सीरीज है। टोटल कितने की सीरीज बनाई है मैंने तुम लोगों के लिए, ये टोटल टॉप 10 लेक्चर्स की सीरीज है। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर इतना सिस्टोमेटिक इनऑर्गेनिक का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, जितना सिस्टोमेटिक कंटेंट मैं आपको अगले इन 10 लेक्चर में देने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।